किसी को शूटिंग करते करते खून की उल्टियां शुरू हो गई। कोई हंसते हंसते डॉक्टर के पास गई तो पता लगा कैंसर हो गया। किसी का शरीर कैंसर से सड़ गया तो किसी को खांसी हुई तो पता लगा कैंसर हो गया। ये कोई कहानी नहीं दोस्तों, हिंदी सिनेमा की 4 मशहूर अदाकाराओं के जीवन की काली सच्चाई है। ये सच आप जान गए तो किस्मत पर यकीन करना शुरू कर देंगे। जब बदकिस्मती पीछे पड़ती है तो फिर बॉलीवुड हीरोइनों को भी कैसे तड़पा तड़पा कर मौत मिलती है। चलिए आज जान लीजिए उन खुशनसीब अभिनेत्रियों की बदनसीब मौत का काला सच जो हैरान कर देगा। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनाते हैं उस अभिनेत्री की मौत की कहानी जिसकी जैसी हिंदी सिनेमा में शायद ही कोई दूसरी हीरोइन रही होगी जिनके नाम से हेयर कट मशहूर हुआ हो। वो बस खूबसूरत अभिनेत्री साधना थीं। उनके नाम से साधना कट आज भी बड़ा फेमस है। मगर क्या आपको पता है कि साधना को उनका ये नाम कैसे मिला था? 2 सितंबर 1941 को साधना कराची के एक सिंधी परिवार में पैदा हुई थीं। पूरा परिवार फिल्मों का दीवाना हुआ करता था। साधना के पिता को उन दिनों एक अभिनेत्री बहुत पसंद थी जिसका नाम साधना बोस था। बस उसी अदाकारा के नाम पर उन्होंने बेटी का नाम भी साधना शिवदासनी रख दिया था। आज़ादी के बाद उनका परिवार कराची छोड़कर बंबई चले आया था। परिवार का माहौल फिल्मी था। ऐसे में साधना ने बचपन में ही थिएटर ज्वाइन कर लिया था। साधना नूतन की दीवानी हुआ करती थी। उनको देख देख कर वो भी अभिनेत्री बनना चाहती थीं। ये मौका भी उनको मिल गया। साधना जब 13-14 साल की थीं तब राज कपूर फिल्म श्री 420 बना रहे थे। उनको एक गीत के लिए बच्चों की जरूरत थी। कुछ लोग साधना के पिता को जानते थे। ऐसे में राज कपूर से सिफारिश कर साधना को पहली बार फिल्म के उस गीत में जगह मिल गई थी। गीत था इतक दाना बिचक दाना, जिसमें वो नरगिस के पीछे बच्चों के साथ बैठी हुई थीं। मगर साधना की किस्मत में बहुत आगे जाना लिखा था। हुआ ये कि वो एक शो कर रही थीं। इस दौरान एक सिंधी फिल्मों के डायरेक्टर ने उनको देखा और अपनी सिंधी फिल्म अबाना में साइन कर लिया। आगे जो हुआ वो और भी मजेदार था। फिल्म के प्रचार के लिए साधना की फोटो एक मैगजीन के कवर पेज में छापी गई। इत्तेफाक से उस जमाने के महान प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी कहीं जा रहे थे। उनकी नज़र अचानक मैगजीन के कवर पर छपी 16 साल की खूबसूरत साधना पर पड़ी तो वो खूबसूरती देखते ही रह गए। अगले ही दिन उन्होंने साधना का पता लगवाया और उनको बुलाकर अपने एक्टिंग स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। शशधर अपने बेटे जॉय मुखर्जी को लेकर लव इन शिमला फिल्म बना रहे थे। उन्होंने साधना को बेटे के साथ हीरोइन बना दिया। 1960 में आई फिल्म ने लोगों पर जादू कर दिया। बस यहीं से साधना की किस्मत भी बुलंदी पर पहुंच गई। अगले ही साल 1961 में देवानंद के साथ आई हम दोनों फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। साधना और देवानंद पर फिल्माया गया गीत अभी न जाओ छोड़कर तो आज तक लोग गुनगुनाते हैं। फिर अगले ही साल 1962 में देवानंद के साथ असली नकली और जॉय मुखर्जी के साथ एक मुसाफिर एक हसीना फिल्में आईं। दोनों ही फिल्मों से साधना ने हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया। 60 के दौर में उनसे ज्यादा खूबसूरत हीरोइन तो दिख ही नहीं रही थीं। साधना पहले ही बुलंदी पर चल रही थी कि अचानक 1963 में राजेंद्र कुमार के साथ आई फिल्म मेरे महबूब भी सुपरहिट हो गई। अब तो साधना का करियर सफलता के 7वें आसमान पर पहुंच गया था। फिर वो कौन थी, मेरे साया, आरजू और वक्त जैसी फिल्मों ने तो उस दौर में साधना को नंबर 1 बना दिया था। दोस्तों, इतनी बेमिसाल अदाकारा का अंत बहुत दर्दनाक हुआ ये कि एक के बाद एक फिल्म करने की वजह से साधना अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाई। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और अभिनेत्री को थायराइड की गंभीर बीमारी हो गई। वो इलाज करवाने अमेरिका गईं। काफी इलाज भी चला मगर वो ठीक नहीं हो सकी। बस यहीं से उनका करियर ढलान पर आने लगा। बीमारी की वजह से साधना कुछ ही फिल्म कर पाईं। इसके बाद उनके शरीर ने साथ नहीं दिया। थायराइड की वजह से जवानी में ही उनका चेहरा बूढ़ा लगने लगा और अभिनेत्री को मुख्य किरदार मिलने बंद हो गए। उनको साइड रोल के ऑफर आने लगे तो साधना ने गुस्से में फिल्मों से ही दूरी बना ली। उन्होंने साल 1966 में डायरेक्टर R.K. नैयर से शादी कर ली थी। उनके पति उम्र में साधना से काफी बड़े थे। इस वजह से घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। फिर अभिनेता राज कपूर ने साधना के परिवार को मनाकर दोनों की शादी करवाई थी। कम ही लोगों को पता होगा कि साधना कट उनके पति R.K. नैयर की ही देन थी। हुआ ये कि नैयर लव इन शिमला बना रहे थे। उनको साधना का माथा चौड़ा लगता था।
उन्होंने साधना से कहा कि अपने बाल ऐसे कटवाओ कि बालों से तुम्हारा माथा छिप जाए। साधना ने वैसा ही किया और फिर तो साधना कट पूरे देश में मशहूर हो गया। मगर अफसोस की साधना पूरे जीवन भर एक औलाद के लिए तरसती रही। अभिनेत्री की मुसीबत साल 1995 में शुरू हुई, जब अस्थमा से उनके पति की मौत हो गई। जिस घर में वो रहती थीं, उस पर किसी और ने अपना दावा कर दिया। अब उनका समय कोर्ट और पुलिस के चक्कर काटने में बीतने लगा। थायराइड की बीमारी ने उनकी आंखें भी खराब कर दी थीं। बुरे वक्त में उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। साधना के पिता अभिनेत्री बबीता के ताऊजी थे। इस लिहाज से साधना और बबीता बहनें थीं, मगर बबीता ने भी बहन को पूछना छोड़ दिया। अकेले ही साधना घर की लड़ाई लड़ती रहीं। अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। जब डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखी तो पता लगा कि उनको कैंसर हो गया था। इसके बाद तो साधना की जिंदगी नरक बन गई। कैंसर की वजह से शरीर खोखला होता गया और दुखों की मार झेलती हुई साधना का 25 दिसंबर 2015 के दिन दर्दनाक अंत हो गया। साधना के बाद एक महान अदाकारा का भयानक अंत। जानिए, वो थी नरगिस। मदर इंडिया फिल्म की बात आती है तो नरगिस का चेहरा खुद ब खुद आंखों के सामने आ जाता है। 40 और 50 के दौर की इस खूबसूरत अदाकारा का जन्म कलकत्ता में हुआ था। 1 जून 1929 को पैदा हुई नरगिस का असली नाम तो कम ही लोग जानते हैं। उनके पिता मोहनचंद ब्राह्मण थे, मगर वो इस्लाम अपनाकर अब्दुल राशिद हो गए थे। वो अपनी बेटी को तेजस्वर कहकर पुकारा करते थे। वहीं मां जद्दन बाई ने उनका नाम फातिमा रखा था। सिनेमा में आने के बाद उन्होंने अपना नाम नरगिस रख लिया था। नरगिस की मां जद्दन बाई हिंदी सिनेमा की मशहूर हस्ती हुआ करती थीं। वो फिल्में प्रोड्यूस भी करती और एक्टिंग भी किया करती। मां को देखकर ही नरगिस ने भी 5 साल की उम्र से ही अभिनय शुरू कर दिया था। तलाश-ए-हक मूवी में वो बाल कलाकार के रूप में नजर आई थीं। बचपन से ही वो बेबी नरगिस के नाम से मशहूर हो गई थीं। बतौर हीरोइन उन्होंने 14 साल की उम्र में पहली फिल्म की, जिसका नाम था तकदीर। नरगिस के निजी जीवन की बात करें तो उनकी शादी सुनील दत्त से हुई थी, मगर उनका पहला प्यार राज कपूर थे। दोनों की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को हिला कर रख दिया था। आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, आह, बरसात, बेवफा, जान पहचान जैसी फिल्मों से उनकी जोड़ी सिनेमा में छा गई थी। साथ काम करते करते राज कपूर और नरगिस एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थीं, मगर ऐसा हो नहीं सका क्योंकि राज कपूर शादीशुदा और बच्चों वाले इंसान थे। 10 साल तक वो राज कपूर से शादी की बात कहती रहीं, मगर राज कपूर ने अपनी पत्नी कृष्णा को नहीं छोड़ा। इसी बीच नरगिस की जिंदगी में सुनील दत्त की एंट्री हुई। सुनील उस समय फिल्मों में नहीं आए थे, वो रेडियो सिलोन में काम करते थे। एक बार नरगिस एक इंटरव्यू देने रेडियो सिलोन पहुंची। उस दिन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। बाद में जब मदर इंडिया फिल्म आई तो सुनील को नरगिस के साथ काम करने का मौका मिला। एक बार सेट पर आग लग गई और नरगिस वहां फंस गई। उनको बचाने कोई नहीं आया, लेकिन सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस की जिंदगी बचाई थी। उसी दिन से नरगिस राज कपूर को भूल गईं और सुनील दत्त को चाहने लगीं। साल 1958 को दोनों ने शादी भी कर ली। उनके 3 बच्चे हुए, संजय, प्रिया और नम्रता। दोस्तों, इतनी महान अदाकारा का अंत कम ही लोग जानते होंगे। नरगिस का करियर अच्छा चल रहा था। इसी दौरान उनको शरीर में दर्द रहने लगा। धीरे धीरे दर्द बढ़ता गया और कई बार असहनीय हो जाता। इसके बाद सुनील दत्त ने उनका चेकअप करवाया तो पता लगा कि उनको अग्नाशय यानी पैनक्रिया का कैंसर हो गया था। उनकी बेटी नम्रता ने एक बार बताया था कि मां की बीमारी का पता लगते ही रातों रात पूरे परिवार की जिंदगी वहीं रुक गई थी। कैंसर की वजह से उनको बहुत ज्यादा दर्द हुआ करता था। वो दर्द से तड़प कर रोने लग जाती थीं। सुनील दत्त उनको इलाज करवाने अमेरिका ले गए थे। वहां कैंसर के दर्द और डर की वजह से नरगिस कोमा में चली गई थी। कई दिनों बाद उनको होश आया था, मगर उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अमेरिका में उनकी कीमोथेरेपी हुई। जब वो कीमो करवाकर वापस बंबई आईं तो अपना चेहरा देखकर रो पड़ी थीं। उनके बाल पूरी तरह झड़ गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं और पूरा शरीर खराब हो गया था। वो परिवार वालों से कह रही थीं कि ये मैं नहीं, कोई और है। नरगिस का बहुत इलाज हुआ, मगर उनका कैंसर बढ़ता ही गया।
बीमारी के दर्द को झेलते झेलते 3 मई 1981 के दिन अचानक वो सांस ही नहीं ले पाईं और 50 साल में ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। तीसरी अदाकारा का कहना ही क्या, हिंदी सिनेमा में अगर जालिम और क्रूर सास के किरदार में कोई परफेक्ट लगता था तो वो ललिता पवार थीं। गुस्सैल चेहरा और एक खराब आंख के साथ उनके अभिनय को देखकर लोग सच में ललिता से नफरत करने लग जाते थे, मगर वो अपने जीवन में एक बहुत सौम्य महिला हुआ करती थी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 18 अप्रैल 1916 के दिन उनकी गर्भवती मां अंबा मंदिर गई थीं। मंदिर के गेट पर ही उनका जन्म हो गया। इसी वजह से माता अनुसुईया और पिता लक्ष्मण राव ने उनका नाम ही अंबिका रख दिया था। बाद में वही अंबिका ललिता पवार के फिल्मी नाम से मशहूर हो गईं। उस दौर में बेटियों को पढ़ाने लिखाने का चलन नहीं था, इसी वजह से ललिता ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। वो संपन्न परिवार से थीं, इस वजह से घर पर ही उनको प्रारंभिक शिक्षा दी गई। वैसे उनके फिल्मों में आने का किस्सा बड़ा रोचक है। हुआ यूं कि एक बार उनके पिता और भाई पुणे जा रहे थे। बिटिया ललिता को भी पिता साथ ले गए थे। आर्यन फिल्म कंपनी के स्टूडियो में तीनों एक फिल्म की शूटिंग देखने पहुंच गए। वहां मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर नाना साहिब शूटिंग कर रहे थे। अचानक उनकी नजर नन्ही ललिता पर पड़ी। उनको वो पहली ही नजर में भा गईं। नाना साहिब ने फौरन ही अपनी अगली फिल्म के लिए नन्ही ललिता को चुन लिया, मगर पिता बेटी को फिल्मों में भेजने के लिए नहीं मान रहे थे। नाना साहिब ने काफी समझाया, तब जाकर उनके पिता राजी हो सके थे। इसके बाद नाना साहिब ने फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र और 11 साल की ललिता को बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म मिली। कम ही लोगों को पता होगा कि 1930 में बनी फिल्म चतुर सुंदरी में तो ललिता ने 17 रोल किए थे, जो एक रिकॉर्ड है। ललिता की पहली बोलती फिल्म 1932 में आई, जो कैलाश थी। फिल्म में जिसमें उनका ट्रिपल रोल था। इस फिल्म में नायिका, मां और खलनायिका तीनों ही रोल उन्होंने किए थे। वैसे क्या आपको पता है कि ललिता पवार गायिका भी थीं? 1935 में आई हिम्मत मर्दा में उन्होंने एक गीत भी गाया था, जो काफी लोकप्रिय हुआ। उसके बोल थे, नील आभा में प्यारा गुलाब रहे, मेरे दिल में प्यारा गुलाब रहे। अभिनेत्री ने लगभग 700 फिल्मों में काम किया। इनमें सुजाता, हम दोनों, जंगरी, प्रोफेसर, घराना, खानदान, आंखें, आनंद, जिस देश में गंगा बहती है, कोहरा, संगम, बॉम्बे टू गोवा, तपस्या, आईना, काली घटा, फिर वही रात और नसीब फिल्मों में उनकी भूमिकाएं यादगार रहीं। ललिता पवार की अदाकारी में कितना दम था, इसका किस्सा आपको सुनाते हैं। 1941 में एक फिल्म आई अमृत, जिसमें उन्होंने मोची का किरदार निभाया था। उन दिनों छुआछूत का बोलबाला था। इसी वजह से लोग ललिता पवार को मोची समझकर उनसे ही छुआछूत करने लगे। इसके बाद उनको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाकर लोगों को दिखाना पड़ा था। ललिता बहुत सुंदर हुआ करती थी और हीरोइन के रोल करती थी, मगर एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। 1942 में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, जंगे आजादी। भगवान दादा को एक सीन में ललिता को थप्पड़ मारना था। वो थप्पड़ थोड़ा जोर से पड़ गया और ललिता के दाएं गाल को लकवा मार गया और आंख की नस फट गई। उनके लकवे का इलाज भी गलत हो गया, जिस वजह से उनकी आंख खराब हो गई। इसके बाद उनके विकृत चेहरे की वजह से डायरेक्टर उनको दुष्ट औरत के नेगेटिव रोल देने लगे। 1944 में फिल्म राम शास्त्री और 1948 में फिल्म गृहस्थी में उनको क्रूर सास का रोल मिला। 1950 में वी शांताराम की फिल्म दहेज और 100 दिन सास के फिल्मों में भी ललिता पवार कठोर सास बनी। इन फिल्मों में उनका अभिनय इतना बेजोड़ था कि दुष्ट सासों को ललिता पवार कहकर पुकारा जाने लगा। उनके नेगेटिव किरदारों से रामानंद सागर इतने प्रभावित हुए कि अपनी रामायण में उनको मंथरा का रोल दे दिया था। वो किरदार तो इतना मशहूर हो गया कि घर घर में सच में ही लोग ललिता पवार से नफरत करने लगे थे। वैसे ललिता पवार अपने काम के प्रति बहुत जिम्मेदार थीं। एक बार रामायण सीरियल की शूटिंग के दौरान दिए से उनके दोनों पैर जल गए थे। इसके बाद भी उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी थी। वो जले पैरों का दर्द सहते हुए ही शूटिंग करती रही थीं। दोस्तों, इतनी महान अदाकारा की जिंदगी और मौत बहुत दर्दनाक रही। ललिता पवार के पति का नाम गणपत पवार था। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, मगर उनके जीवन में तूफान उस समय आ गया जब ललिता को पता लगा कि उनके पति का किसी दूसरी लड़की से अफेयर चल रहा था। वो तब हैरान हो गई जब उनको पता लगा कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी ही सगी बहन थी। पति और सगी बहन से मिले धोखे से ललिता पूरी तरह से टूट गई। उन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया। फिर सालों बाद उन्होंने दूसरी शादी राज प्रकाश गुप्ता से की। ललिता पवार को मुंह में बहुत दर्द होने लगा था। जब चेकअप करवाया तो पता लगा कि उनको कैंसर हो गया था।
बीमारी का पता लगते ही वो पुणे में मौजूद अपने बंगले में इलाज करवाने के लिए रहने लगी। बेटा उनको छोड़कर अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गया था। वहां बस पति और ललिता रहा करते थे। अभिनेत्री की हालत दिन ब दिन गिरते जा रही थी, मगर कोई देखने वाला नहीं था, क्योंकि उनके पति खुद बहुत बीमार रहा करते थे। बेटा कभी कभार फोन कर लेता। इसी बीच फरवरी 1998 को उनके पति की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। 24 फरवरी के दिन वो घर पर अकेली थीं। अचानक उनकी हालत बहुत बिगड़ गई और ललिता पवार की मौत हो गई। 3 दिन तक उनका शव घर पर ही सड़ता रहा। किसी को खबर ही नहीं थी कि उनकी मौत हो चुकी है। 3 दिन बाद जब बेटे ने हालचाल जानने के लिए फोन किया तो फोन नहीं उठा। फिर पड़ोसियों और पुलिस को सूचना दी गई। घर का दरवाजा तोड़ने पर पुलिस को ललिता पवार की 3 दिन पुरानी लाश मिली थी। तब जाकर दुनिया को पता लगा कि अभिनेत्री की मौत हो चुकी थी। चौथी अभिनेत्री की खूबसूरती की दुनिया दीवानी थी, मगर जब उनकी मौत जानेंगे तो आंसू निकल आएंगे। दोस्तों, शम्मी कपूर की 1962 में एक मशहूर फिल्म आई थी प्रोफेसर। उस फिल्म में नजर आने वाली खूबसूरत अभिनेत्री कल्पना मोहन थी, जिनकी जानकारी आज हम देने जा रहे हैं। 18 जुलाई 1946 के दिन श्रीनगर में उनका जन्म हुआ था। पिता अवनी मोहन, जो फ्रीडम फाइटर थे, उनकी दोस्ती जवाहरलाल नेहरू से थी। कम ही लोगों को जानने को पता होगा कि उनका असली नाम अर्चना था, जिसे बाद में उन्होंने बदल लिया था। बचपन से ही कल्पना को कथक सिखाया जाता था। कुछ सालों बाद तो उनका इतना नाम हो गया कि राष्ट्रपति भवन में कोई कार्यक्रम होता तो नेहरू जी कल्पना को ही प्रस्तुति देने के लिए बुलाया करते थे। वैसे कल्पना के हिंदी सिनेमा में आने का किस्सा बड़ा रोचक है। कथक की वजह से ही उनको ये मौका मिला। हुआ ये कि एक बार उनका डांस प्रोग्राम हो रहा था। किस्मत से उस समय अभिनेता बलराज साहनी और लेखिका इस्मत चुगताई भी वहीं मौजूद थे। दोनों ने कल्पना का कथक देखा और उनके मुरीद हो गए। कार्यक्रम खत्म हुआ तो दोनों ने कल्पना को अपने पास बुलाया और बोले कि फिल्मों में काम करोगी। कल्पना ने हाँ कहा तो दोनों ने बंबई बुला लिया। कल्पना बंबई चली आई और यहाँ उनको पहली फिल्म पिकनिक का ऑफर मिला, जो इस्मत के पति शहीद लतीफ बना रहे थे। पिकनिक के सेट पर शक्ति सामंता की नजर कल्पना पर पड़ी तो उन्होंने फौरन अपनी फिल्म नॉटी बॉय में साइन कर लिया, जिसे वो किशोर कुमार के साथ बना रहे थे। जैसे ही नई खूबसूरत हीरोइन की बात फिल्म मेकर लेख टंडन तक पहुंची तो उन्होंने भी फौरन अपनी फिल्म प्रोफेसर में कल्पना को ले लिया। नॉटी बॉय तो घास नहीं चली, लेकिन प्रोफेसर ने सफलता के झंडे गाड़ दिए और कल्पना हिट हो गई। इसके बाद तो उन्होंने प्रदीप कुमार के साथ सहेली, फिरोज खान के साथ तस्वीर और तीसरा कौन, देव आनंद के साथ 3 देवियां जैसी हिट फिल्में दी। 3 देवियां और प्रोफेसर जैसी सुपरहिट फिल्मों के जरिए कल्पना 60 के दशक में बड़ी बड़ी हीरोइनों के लिए खतरा बन चुकी थी। इसकी वजह उनका बेहतरीन डांसर होने के साथ साथ बेजोड़ अदाकारा होना था। एक फिल्म में तो उन्होंने मधुबाला जैसी हीरोइन तक को रिप्लेस कर दिया था, जो बहुत बड़ी बात थी। उनके कुछ गीत तो बहुत मशहूर हुए। इनमें खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, या ए गुल बदन, फूलों की महक कांटों की चुभन, या फिर मैं चली ये न पूछो किधर ये न पूछो कहाँ, या फिर आवाज देकर हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। इन गीतों ने तो कामयाबी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। दोस्तों, इतनी बेजोड़ पदाकारा का अंत बहुत दर्दनाक हुआ। शम्मी कपूर की वजह से इनका अच्छा खासा करियर डूब गया। उस दौर में शम्मी हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। उनकी और कल्पना की जोड़ी प्रोफेसर में बहुत हिट हो गई थी। डायरेक्टर ने फिर से दोनों को साथ काम करने को कहा तो शम्मी कपूर ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कल्पना सन की हैं और वो उनके साथ कभी काम नहीं करेंगे। बस उनकी देखा देखी दूसरे अभिनेता भी कल्पना से दूरी बनाने लगे। वहीं डायरेक्टर भी उनको लेने से कतराने लगे। उनका करियर अचानक डूबने लगा तो कल्पना सदमे में आ गई और उनको डिप्रेशन की बीमारी ने घेर लिया। इसी बीच उनकी दोस्ती मशहूर लेखक सचिन भौमिक से हो गई। कल्पना ने डूबते करियर का गम भुलाने के लिए सचिन से शादी कर ली और फिल्मों से दूरी बना ली। मगर डिप्रेशन से जूझ रही कल्पना का सचिन ने भी साथ नहीं दिया और कुछ समय बाद उनको तलाक दे दिया। इसके बाद कल्पना ने एक नेवी अफसर से 1967 में शादी की और दोनों की एक बेटी प्रीति हुई। मगर इस बार भी उनको सिर्फ दर्द ही मिला। उनके ससुर और पति की नजर उनके बंगले पर थी। वो कल्पना का बंगला अपने नाम करने की कहने लगे। कल्पना ने मना कर दिया तो पति ने 1972 में उनको तलाक दे दिया। अब कल्पना फिर से अकेली हो गई और अपनी बेटी प्रीति के साथ पुणे में गुमनाम जिंदगी जीने लगी। 2007 की बात है, उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया और इसके बाद पूरे शरीर को लकवा मार गया। जांच हुई तो पता लगा कि उनको खतरनाक कैंसर हो गया था। इस बीमारी ने उनको चलने फिरने के काबिल भी नहीं रखा और उनका जीवन नर्क में बदल गया।
5 साल तक वो कैंसर का दर्द झेलती नहीं, धीरे धीरे उनकी हालत और ज्यादा खराब होने लगी। 3 दिसंबर 2011 को वो सांस नहीं ले पा रही थीं। फौरन उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पता लगा कि उनको गंभीर निमोनिया हो गया था। 10 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद जैसे ही उनको घर लाया गया, फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई। दोबारा उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको वेंटिलेटर पर रख दिया गया। 15 दिन तक जिंदगी के लिए जंग लड़ते लड़ते आखिरकार 4 जनवरी 2012 के दिन कल्पना मोहन की मौत हो गई। दोस्तों, आपने इन 4 अदाकाराओं में से किसको देखा था? आपका पसंदीदा कौन था? हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।